एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ओके, तो इस चैप्टर का नाम चेंज हो गया है। पहले इसका नाम था कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, अब है साउथ एशियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ओके, तो ये इसकी पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैं आपको आधा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक इट। आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंडिया एंड द पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो चैप्टर शुरू करने से पहले इफ यू वांट द नोट्स ऑफ पॉलिटिकल, इको, इंग्लिश, हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट क्लास 12 की ह्यूमैनिटीज के तुम्हें नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो वो सब आपको मिलेगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी दिख रही है आपको, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, इंग्लिश, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट। ओके, तो चाहिए तो आप जाके ले सकते हो इंस्टाग्राम आईडी से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th के एंड 11th के हर एक सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, पॉलिटिकल साइंस, इको, ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड हिस्ट्री। तो इफ यू वांट टू स्टडी एनी सब्जेक्ट ऑफ 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। देखो, पोस्ट कोल्ड वॉर हो गया, यानी कि कोल्ड वॉर खत्म, सुपर पावर का झंझट खत्म, बट फिर भी जो इंडिया और पाकिस्तान का इशू था वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अभी तक चल रहा है, वी ऑल नो। ठीक है, तो कुछ भी हो रहा है, पर जो हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान है, इट इज नॉट एंडिंग। तो लेट्स स्टडी दैट व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान। क्या कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? तो सबसे पहला क्या था, सून आफ्टर द पार्टीशन, जैसे ही अंग्रेज गए पहले पार्टीशन कर गए हमारा, तो फेट ऑफ कश्मीर के ऊपर हमारी लड़ाई शुरू हो गई। देखो, पाकिस्तानी क्या कहने लगे कि कश्मीर उनका है, दे सेड दैट, और उन्होंने क्या कहा कि कश्मीर उनका है। अब उन्होंने कश्मीर उनका है बोला तो इंडिया वाले चुप तो बैठेंगे नहीं। तो इस वजह से हमारे 2 वॉर हुए, एक हुआ 1947 से 48 में, जिसको बोला जाता है प्रॉक्सी वॉर। इसको प्रॉक्सी वॉर बोला जाता है क्योंकि छोटा सा वॉर हुआ था, ये बहुत बड़ा वॉर नहीं था। एंड नेक्स्ट वॉज इन 1965 एंड इट वॉज ऑल्सो फेल्ड। फेल्ड क्यों लिखा है? फेल्ड इसलिए लिखा है, देखो 2 वॉर हुए बट तब भी कश्मीर इशू का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। अभी भी कश्मीर के ऊपर हमारे मुद्दा चल रहा है, अभी भी कश्मीर पे लड़ाई होती है। तो 1947 से 48 में जो वॉर हुआ था ना, जो प्रॉक्सी वॉर हुआ था, तो उसका एक रिजल्ट आया। उसका रिजल्ट ये आया कि पाकिस्तान ने एक एरिया हमारा कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया की स्टेट है, उसका कुछ हिस्सा कवर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया और उसका नाम रख दिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या फिर उसको एक और नाम है, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्या नाम है उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। ठीक है, और उसको LOC से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, फिर हमारा कौन सा हो गया, जो इंडिया वाला कश्मीर है वो हो गया। और जब 1971 के अंदर दोबारा वॉर हुआ, हमारा तीसरा वॉर हुआ टेक्निकली पाकिस्तान के साथ। 1971 में क्यों हुआ था? जब बांग्लादेश को फॉर्मेशन हुआ, तब भी हम जीत तो गए थे, इंडियन जीत गए थे, बट तब भी जो कश्मीर इशू था वो वैसा का वैसा ही रहा, वो सॉल्व नहीं हुआ, हमें पता है नहीं हुआ है सॉल्व। और कश्मीर इशू सबसे पहला इशू, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंडिया एंड पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बताओ, तो सबसे पहला इशू तो ये हो ही गया हमारा कश्मीर इशू। सेकेंड इशू आर स्ट्रैटेजिक इश्यूज। स्ट्रैटेजिक इश्यूज में सबसे मेन इशू है हमारा कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। हमने देखा है किस तरीके से हमारे सोल्जर्स वहां पे रहते हैं इतनी ठंड के अंदर, तो कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सेकंड इज एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, यानी कि आर्म्स रेस जैसे पहले सुपर पावर्स के बीच में होती थी, वैसी अब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में भी होती है, बिकॉज दोनों ही कंट्रीज फुल पैक्ड रहती हैं विद द आर्म्स एंड द मिलिट्री। ओके, और जिस दिन इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन, अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा, उसके कुछ दिनों बाद जो पाकिस्तान है उसने भी हमारी चीटिंग करके अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा। ओके, तो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में। इंडिया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहाँ हुआ था? ये पोखरन के अंदर। पोखरन कहाँ है? यू विल टेल मी। ओके, कमेंट सेक्शन में बताते रहो। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन है, डायरेक्ट आएगा, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? पोखरन में हुआ था, 1998 में हुआ था। तो हमने करा, तो हमारी देखा देखी पाकिस्तान ने शगई हिल्स में फ्यू डेज बाद अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। तो यानी कि दोनों, इंडिया पाकिस्तान दोनों ही अब न्यूक्लियर पैक्ड कंट्रीज है, दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स हो गए थे। अब और सेकंड क्या हुआ, अब जब न्यूक्लियर वेपन्स किसी कंट्री के पास आ जाते हैं ना, तो देखो अब बहुत ध्यान से चलने का टाइम आ जाता है। अब हम लोगों को वही रिलेशन फॉलो करना पड़ेगा, एक काइंड ऑफ डिटरेंस रिलेशन, यानी कि हम लड़ना चाहे तब भी नहीं लड़ सकते, पता है, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, दोनों का ही नुकसान होगा। ठीक है, तो अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही मिलिट्री रिलेशन स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए। इंडिया और पाकिस्तान की जो मिलिट्री आसपास में एक दूसरे से मिलने लग गई, चाहे अंदर से दुश्मनी हो, बट फिर भी थोड़ी सी फ्रेंडशिप
इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क हुआ हमारी कंट्री से एंड दूसरी कंट्री के बीच में मिलिट्री रिलेशन इस्टेब्लिश हुए। बट देन ऑल्सो जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो सस्पिशियस है ऑन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट दैट दे यूज लो की मेजर्स। कितना एक्साइटिंग सा वर्ड, लो की वर्ड हमारी बुक में यूज हो रखा है। लो की वायलेंस क्रिएट करता है हमारा पाकिस्तान। क्या करता है पाकिस्तान? जो कश्मीर है उसमें लोगों को पैसे देते हैं वो टू क्रिएट वायलेंस, उनको आर्म करते हैं, टेररिस्ट को एड करते हैं टू क्रिएट वायलेंस इन कश्मीर, कि कश्मीर पीस में ना रहे। ये हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है शक करती है पाकिस्तान के ऊपर दैट दे डू लो की वायलेंस इन द कश्मीर। सेकेंड चीज क्या है? जो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट थे, वी हैव स्टडीड इन द सेकेंड चैप्टर, जो सेकेंड बुक का हमारा चैप्टर है इंदिरा गांधी वाला, उसमें खालिस्तान की एक बार डिमांड हुई थी। ठीक है, तो उस समय पे जब खालिस्तानी मूवमेंट हुआ था तो वहां पे जब जो कुछ भी वो जो खालिस्तानी मिलिटेंट थे उनको एड किसने करा, उनको वेपन्स किसने दिए थे? उनको वेपन्स भी पाकिस्तान ने दिए थे इन 1985 टू 1995। तो खालिस्तानी जो मिलिटेंट्स थे उनको भी हमारा जो पाकिस्तान है उसने उनको वेपन्स दिए। किसके? इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए उसको वेपन्स दिए। और इंडिया जो है उन्हें लगता है, इंडिया सोचती है, इंडिया की गवर्नमेंट, कि जो पाकिस्तान की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका नाम क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI, 1 मार्क क्वेश्चन आ गया। तो ये कैंपेन्स करती है इन नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया के अंदर कुछ टेररिस्ट अटैक कराने की और बाकी कुछ कराने की। तो दीज आर आर सस्पेशंस, यानी कि ये हम शक करते हैं इनके ऊपर। और जो पाकिस्तान है वो भी हमें ब्लेम करता है, वो भी हमें किसी बातों के लिए ब्लेम करते हैं, शक करते हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है और जो इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी है, कौन सी है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी? रॉ। ठीक है, तो वो सिंधु घाटी और बलोचिस्तान के अंदर इंटरवेंशन करे। सिंधु घाटी एंड बलोचिस्तान इज इन पाकिस्तान, तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ छेड़छाड़ कर रहे हैं। These are the blames that are put up by the Pakistani government on India and the RAW। तो ये सेकेंड डिस्प्यूट्स हो गए। अब आ जाओ वाटर डिस्प्यूट। कोई भी कंट्री है वाटर डिस्प्यूट उसमें जरूर होता है। तो रिवर वाटर्स के ऊपर हमारा डिस्प्यूट था। 1960 से ही हमारी बहुत आर्ग्यूमेंट चलती थी ऑन द वाटर ऑफ द विच रिवर? इंडस रिवर। इंडस रिवर के ऊपर हमारी लड़ाई धड़ाई चलती रहती थी। 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक आता है और इंडस वाटर ट्रीटी बनवा देता है हमारी, और इंडस वाटर ट्रीटी में हो जाता है सेटलमेंट कि इसको इतना पानी, इसको इतना पानी, ऐसे होगा। और लकीली कुछ भी हुआ हमारे उसके बाद 1971 में वॉर भी हुआ, बट तब भी इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं छेड़ा गया। आराम से जो पानी का डिस्प्यूट है वो अभी भी चल ही रहा है, मतलब कि इंडस वाटर ट्रीटी खत्म नहीं हुई। We are managing it. Still there are some minor issues on sharing of water। ऐसा नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन होने के बाद सारे इश्यूज खत्म हो गए। स्टिल अभी भी काफी सारे माइनर इश्यूज हैं दैट वी आर डीलिंग विद। अब एक बाउंड्री डिस्प्यूट भी हमारे बीच में हैगा, दैट इज ऑफ द, एक तो LOC वाला, वो POK वाला तो है, देयर इज अनदर बाउंड्री डिमार्केशन डिस्प्यूट दैट इज सर क्रीक इन रन ऑफ कच्छ, यानी कि रन ऑफ कच्छ में जो सर क्रीक है उसकी डिमार्केशन के ऊपर। दो ये मुद्दा छोटा सा है, बट प्रॉब्लम इसमें क्या है कि रिसोर्सेज ऑफ द सी एडजॉइनिंग एरियाज, यानी कि सर क्रीक जो है, जो रन ऑफ कच्छ है, दैट इज अ कोस्टल एरिया, उसके पास में सी है। तो वहां पे एडजॉइनिंग सी की रिसोर्सेज पे किसका हक होगा, किसका हक नहीं होगा। तो इस वजह से दिस इज ऑल्सो अ इशू, एक अच्छा खासा इशू है ये बात करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर, इश्यूज के ऊपर नेगोशिएशंस होल्ड हो रही हैं। अभी से नहीं, बहुत सालों पहले से नेगोशिएशंस हो रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कि हम और ना लड़े एंड हम आपस में बैठकर इन सब सॉल्यूशन इन सब का निकाले। अब ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिया विद अदर नेबर्स। इसमें हम थोड़ा शॉर्ट में हमें बताया है हमारे बाकी नेबर्स के साथ कैसे रिलेशन है। देन वी विल स्टडी द पीस एंड कोऑपरेशन, दैट इज द टॉपिक SAARC, सार्स। करते हैं इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स। इसमें हम इंडिया का रिलेशन पढ़ेंगे विद बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका, बाकी जो नेबर्स है उनके साथ। ओके, तो इस पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स विद इंडिया, इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट विद बांग्लादेश एंड ऑल दैट। सो आपको इंस्टाग्राम नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में लिखा हुआ है। नोट्स फॉर्म में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा तुम्हें, एंड शॉर्ट आंसर्स एंड ऑल दैट, सो यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम देयर। सेकेंडली, अब हम इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे सार्स। सार्स क्या है? हमारी
जो एक एसोसिएशन बनी थी इन सब नेशंस की कॉपरेशन के लिए, वो भी आज के टाइम पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? बिकॉज जो आपका चैप्टर 3 है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, उसमें भी वो टॉपिक ऐड हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर सार्स है, जो सारी कंट्रीज है, अगर ये इकट्ठे आ गए तो दे आर अ राइजिंग इकोनॉमी, दे आर अ राइजिंग पावर। एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है हमारा सार्स भी, तो सार्स के बारे में भी डिटेल में हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स में। पहले बांग्लादेश से रिलेशन स्टार्ट करते हैं अपने। तो देखो, बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ हमारे कुछ डिफरेंसेस रहे हैं। मेनली रहे थे सबसे पहले रिवर वाटर डिस्प्यूट के ऊपर। रिवर वाटर डिस्प्यूट किस पे हो गया? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर के ऊपर। सेकेंडली, बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं इंडिया के अंदर। आसाम और बांग्लादेश में इलीगल माइग्रेशन होता है, इलीगल होता है, लोग बिना वीजा पासपोर्ट के एंटर करते हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो उस चीज को बांग्लादेश की गवर्नमेंट उस पर रोक नहीं लगा रही है और कह रही है ऐसा नहीं हो रहा है, दे आर डिनाइंग इट। नेक्स्ट है एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मर्ज हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, जो इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। नेक्स्ट इज अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव फ्रॉम इट्स टेरिटरी, यानी कि देखो, जो बांग्लादेश ने एक बार क्या करा कि हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट में जाना था, तो हमारे ट्रूप्स को उसने मना कर दिया बांग्लादेश ने कि हमारा जो सोल्जर्स हैं वो उसकी बाउंड्री पे से चल के नहीं आएंगे। तो ये होगा कि तुम अपने पड़ोसी को कह रहे हो मुझे अपनी छत पे जाने दो, वो कह रहे यार निकल। तो दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट बांग्लादेश डिड विद अस। ओके, तो ये चीज़ हमारी बांग्लादेश ने हमारे साथ करी थी। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने सेकेंडली दोबारा हमारे साथ ऐसे करा, हमें एक्सपोर्ट करनी थी नेचुरल गैस, तो इन्होंने कहा नहीं, हमारी टेरिटरी तुम यूज़ नहीं कर सकते हो। और जब म्यांमार को हमारे को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करनी थी, हमें करनी थी, तो वहाँ पे भी जो पाइपलाइंस लेके जानी थी तो वो बांग्लादेश के थ्रू से जानी थी, तो वो भी इन्होंने मना कर दिया। तो दैट मीन्स बांग्लादेश हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता हैगा, ठीक है। और वो बांग्लादेश हमें क्या कहता है? दैट वी आर अ रीजनल बुली, यानी कि हम एक बुली हैं। देखो, सब लोग यही कहते हैं इंडिया का साइज बड़ा है, इन सब कंट्रीज में हम सबसे बड़े साइज के हैं, तो ये कहते हैं कि हम रीजनल बुली, यानी वो 2 क्लास का शैतान बच्चा होता है जो सब पे दादागिरी करता है, उसकी तरह हम बिहेव कर रहे हैं, हम उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिया को रीजनल बुली कहता है कि हम उनके रिवर वाटर पे कब्जा कर रहे हैं और हम बांग्लादेश की चित्तौंग हिल्स के अंदर रिबेलियन यानी कि प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। इस तरीके के, अब हम ऐसा थोड़ी एक साइड से ही आरोप लगते हैं, दोनों साइड से आरोप लगते हैं, हम दोनों के बारे में पढ़े हैं। बांग्लादेश कहते हैं हम बुली है, हम उनका रिवर वाटर चला रहे हैं और हम रिबेलियन करा रहे हैं इन द चित्तौंग हिल्स। अब जो बाउंड्री डिस्प्यूट है अभी तक एंड नहीं हुआ है, जो बांग्लादेश और इंडिया का चल रहा है, तो दीज वर द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ये जो ब्लैक में लिखे हैं अब पढ़ते कॉपरेट, ऐसा नहीं है लड़ते रहते हैं, अच्छी ट्यूनिंग भी है हमारी। किस किस चीज़ों पे इंडिया एंड बांग्लादेश ने इकोनॉमिक रिलेशन स्टार्ट हो गया है, सिंस लास्ट 10 ईयर्स से हमारे इकोनॉमिक रिलेशन स्टार्ट हो गए हैं। जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये जो हमारी एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अब इंडिया चाहता है कि वो एशियान की कंट्रीज के साथ टाई अप करे, तो उसकी लुक ईस्ट पॉलिसी में बांग्लादेश से भी आती है। ईस्ट की तरफ देखेंगे तो बांग्लादेश भी है। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक दूसरे से कॉपरेट करें, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे कॉपरेट करें एंड आइडेंटिफाइंग द कॉमन थ्रेट्स। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे खतरे, टेररिस्ट हो गया, कोई और फंडामेंटलिस्ट हो गए, खतरा हमारे देश को भी है और बांग्लादेश को भी हैगा, तो इसलिए दोनों इकट्ठे आती हैं गवर्नमेंट्स और उन सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर बात करती हैं। तो दिस आर द जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द एरियाज ऑफ कॉपरेशन। अब आ जाओ नेपाल के ऊपर, नेक्स्ट कंट्री आ गई। तो नेपाल के साथ हमारा बहुत ही ज्यादा स्पेशल रिलेशन है, हम सबको पता है, जो फ्यू कंट्रीज के बीच में होता है। नेपाल इज अ बेस्ट फ्रेंड, हमारा अच्छा खासा बहुत ही क्यूट सा फ्रेंड है नेपाल। और देखो, नेपाल और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई हुई है जिसमें हम एक दूसरे की कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी वीजा। आपने देखा आजकल तो लोग बाइक पे भी नेपाल चला जाते हैं बस अपना कुछ आइडेंटिटी कार्ड दिखा के। तो हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है विद नेपाल। जब भी नेपाल को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके रेस्क्यू के लिए जाते हैं, नेपाल भी हमारी हेल्प कर जाएगा। तो वी आर हैविंग अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब कुछ इश्यूज जिस पे हम लोगों को बातें, जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिनको हम कहें, जिन पे हम एक दूसरे से हमारी कॉपरेशन नहीं होती है। तो एक है ट्रेड इश्यूज के ऊपर। जो नेपाल है उसके साथ हमारे कुछ ट्रेड इश्यूज हैं, दैट नेपाल हमारे पे आरोप लगाता है दैट वी आर नॉट कोऑपरेटिंग इन ट्रेड, हम उनके एरिया को ज़्यादा यूज़ करें, इस तरीके के ट्रेड इश्यूज है। नेक्स्ट है हम लोग को वार्म रिलेशंस विद चाइना। देखो, अब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड किसी और से जाके बात करेगा, तुम्हारे दुश्मन से जाके बात करेगा, तो ऑब्वियस है तुम्हें बुरा लगेगा। तो ऐसा ही है इंडिया के साथ, इंडिया एंड नेपाल आर हैविंग अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन। और जब नेपाल एसोसिएट होता है चाइना के साथ में, तो ऑब्वियस है इंडिया के लिए वो कोई खतरे की बात है और इंडिया को बुरा लगता है उसका। और नेपाल इन एक्शन अगेंस्ट द एंटी इंडियन एलिमेंट, अगर कोई एंटी इंडियन एक्शन हो रहा है, अब तुम्हारे दोस्त के
खिलाफ कोई कुछ कर रहा होगा तो ऑब्वियसली तुम उसको रोकोगे, बट जब इंडिया के खिलाफ कुछ करता है, कोई एंटी इंडियन एलिमेंट आता हैगा, तो नेपाल चुप रहता है। तो इस पे भी गवर्नमेंट हमारी इंडिया की कहती है दैट कैसे फ्रेंड हो तुम, वाई आर यू इनएक्टिव, अगर कोई इंडियन एंटी इंडियन एलिमेंट है सो यू हैव टू बी एक्टिव। सेकेंडली जो माओइस्ट ग्रुप है, जो रेडिकल माओइस्ट ग्रुप है नेपाल के अंदर, वो नक्सलाइट एक्टिविटीज़ को इमर्ज कर रहे हैं इन इंडिया। बिहार में और आंध्र प्रदेश के अंदर नक्सलीट्स बढ़ रहे हैं ड्यू टू द माओइस्ट एक्टिविज्म इन द नेपाल। और इनका जो इंटरनल अफेयर्स है, अब नेपाल क्या कहता है, अब हमने तो कह दिया नेपाल ऐसे ऐसे करता है, अब नेपाल हमें कहता है कि इंडिया फिर वही रीजनल बुली की तरह बिहेव कर रहा है, हम उनके इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाते हैंगे, हम उनके रिवर वाटर और जो उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्लान है उसमें बहुत ज़्यादा उन पर दबाव डाल रहे हैं कि हम उनके काम में इंटरफेयर करें। नेपाल यही बात कहता है, और नेपाल ये कहता है कि वो एक लैंडलॉक कंट्री है तो इंडिया उनकी हेल्प नहीं कर रही है फॉर द ईजियर एक्सेस टू द सी रूट्स, यानी कि हमें जो लैंडलॉक कंट्री है तो वो हम उनको सी रूट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज है, बट वी आर हैविंग अ वेरी फेयर एंड स्टेबल पीसफुल रिलेशनशिप ऑल्सो डिस्पाइट सम डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए यहाँ पे, ये इनएक्शन इंडियन एलिमेंट एंड माओइस्ट वाला और उनके जो प्लान्स में हम इंटरफेयर करते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे हमारे एरियाज ऑफ कॉपरेशन है, जैसे कि ट्रेड पर, साइंटिफिक कॉपरेशन है हमारी, और हम कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज शेयर करते हैं उसके ऊपर, और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काफ़ी सारे हमारे कॉमन प्लान्स हैं, और हमारे वाटर ग्रिड प्लान्स मतलब कि जो वाटर के चैनल्स हो गए उसका इकट्ठा इंडिया और नेपाल का प्लान बना हुआ है। तो टू कंट्रीज आर टुगेदर। देखो अब तो यही होता है, दो दोस्त है आपस में कभी ना कभी तो लड़ेंगे। वी आर हैविंग अ कॉर्डियल रिलेशन बट देयर आर सम जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अब आ जाओ श्रीलंका पे। देखो श्रीलंका के साथ हमारा कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा तब आता है जब इंडियन तमिल्स के ऊपर बात आती है, LTTE वाले, और इंडिया ने अपने हाथ जोड़ लिए। जब इंडिया मदद करने के लिए गई 1987 के अंदर मिलिट्री इन्वेजन हुआ और LTTE ने उल्टा हम पर ही हमला कर दिया, तो उस दिन इंडिया ने हाथ जोड़ लिए और उन्होंने डिसएंगेजमेंट कर दिया विज़ श्रीलंका। डिसएंगेजमेंट विज़ श्रीलंका मतलब हाथ जोड़ दिया इंडिया ने कि भैया अब नहीं जाएंगे इनकी मदद करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड इश्यूज़ पे, ट्रेड के ऊपर, साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर श्रीलंका से एसोसिएट करना शुरू कर दिया। इंटरनल पॉलिटिक्स में इंडिया ने बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया उनकी। अब हमने उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा हैगा। और हमारा जो पोस्ट सुनामी, जब श्रीलंका के अंदर सुनामी आई, यू ऑल नो श्रीलंका में सुनामी आई थी, तो उस समय पे इंडिया ने फाइनेंशियली बहुत एड करा था श्रीलंका को। तो उसके बाद से हमारे और श्रीलंका के रिलेशन अच्छे हो गए हैं। तो ये शॉर्ट में आपको पढ़ना है। भूटान से हमारे बहुत स्पेशल रिलेशन हैंगे। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पे के जो मोनार्क है, जब इंडिया के खिलाफ कुछ गुरिल्ला एक्टिविटीज हो रही थी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो जो गुरिल्ला एक्टिविटीज मतलब जो लोग छुप के वार करते, गुरिल्ला एक्टिविटीज हो रही थी, तो जो मोनार्क थे यानी कि जो किंग है भूटान का, उन्होंने बहुत मदद करी थी इंडिया की इन दैट। और जो भूटान का बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम है, देखो सबसे बड़ा जो भूटान का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम है, इट इज एसोसिएटेड विद इंडिया, और उससे भूटान के अंदर बहुत डेवलपमेंट आएगी। और तो एट द एंड हमारा और भूटान का अच्छा खासा रिलेशन हैगा। मालदीव्स के साथ भी हमारा वार्म एंड कॉर्डियल रिलेशन, वर्ड मेंशन कर देना एग्जाम में, यू विल गेन मार्क्स। अच्छा खासा रिलेशन है हमारा। नवंबर 1988 में जब तमिल मर्सनरीज, वही श्रीलंका से तमिल मर्सनरीज जब मालदीव्स जाते हैंगे, तो 1988 के अंदर मालदीव्स की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है। हम लोग हेल्प के लिए जाते हैं उनकी, हमारी एयरफोर्स जाती है, उनकी हेल्प करती है। उसके बाद से हमारा रिलेशन और अच्छा हो जाता है। अब वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, टूरिज्म भी है, एंड फिशरीज के ऊपर हम लोग कॉपरेट करते हैं। फिशरीज, फिशिंग एरियाज इतना ज़्यादा ओशन है हमारा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हम कॉपरेट कर रहे हैं, टूरिज्म पे कॉपरेट कर रहे हैं, एंड ऑन फिशरीज। अब आ जाओ कि ऐसा नहीं है कि बस इंडिया से या भैया हम ही थोड़ी लड़ते रहते हैं, आपस में भी ये लोग लड़ते हैंगे। ठीक है, तो मेनली देखो सबसे बड़ी बात इंडिया के लड़ने की, इंडिया से ये लोग के साथ कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है देखो कि हमारा साइज बड़ा है, इनका साइज छोटा है। इन्हें लगता है कि हम इनके काम के अंदर टांग अड़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, इंडिया की साइज प्रॉब्लम। और क्या और इंडिया को ऐसा लगता है कि ये जितने भी हमारे देश है ना, हमारे आसपास वाले, देखो इनकी पॉलिटिक्स हमने देख ली, कभी कहीं पे डेमोक्रेसी आ रही है, कभी कहीं गिर रही है, कभी कहीं मिलिट्री रूल आ रहा है, कहीं पे मोनार्की है अभी तक। तो इनकी पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं है। तो इंडिया को डर लगता है कि इनके चक्कर में इंडिया को नुकसान होगा। क्यों? जिस भी देश की
पॉलिटिक्स स्टेबल नहीं होती तो हमेशा यूएसए या कोई और बड़ी पावर आके उन पर कब्जा करने के लिए तैयार होती है। तो इसलिए इंडिया नहीं चाहती कि उनके रीजन के अंदर, हमारे रीजन के अंदर कोई और फॉरेन पावर आए, कोई वेस्टर्न पावर आए कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए वी आर थिंकिंग दैट वी आर एक्सप्लॉइटेड। अब ये लोग अगर स्टेबल हैं तो कोई यूएसए, कोई वेस्टर्न पावर नहीं आएगी हमारे को तंग करने के लिए। तो इस एरिया के अंदर, साउथ एशियन एरिया के अंदर वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस, इसलिए इंडिया को भी प्रॉब्लम है। ऐसे थोड़ी हम बड़े तो हमें प्रॉब्लम नहीं, वी आर ऑल्सो हैविंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम दीज नेशंस। और क्या है इनस्टेबल पॉलिटिक्स, इंटरफेरेंस, ये मैंने तुम्हें बता दिया। और इंडिया की सबसे बड़ी बात क्या है, ये लोग कहते हैं इंडिया इज रीजनली डोमिनेट। अब हमारा रीजन बड़ा है तो क्या करें, वी आर हैविंग पावर, दिस इज द मेन पॉइंट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग लड़ते हैं, नेपाल एंड भूटान के भी कुछ इश्यूज है, वी विल नॉट स्टडी, बस बता रहे हैं। बांग्लादेश एंड म्यांमार की भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम्स है इनकी, रिवर वाटर के ऊपर प्रॉब्लम्स है, जो हिमालयन रिवर्स निकल रही हैं उसके वाटर पे काफी सारे इनके बीच में इश्यूज है। तो विद दिस तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आपको बोर्ड पे बहुत क्लियर दिख रहा होगा आई होप। तो अगर तुमने ऐसे भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में लिख दिया ना, 6 के 6 नंबर पक्के हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम नोट्स में दे रखे हैं, जिनको नोट्स नहीं चाहिए तो यार ये लिखा है, उतारो यहाँ से, उतारो कॉपी के अंदर, लिखोगे, एक बार लिख लिया याद हो जाएगा बिल्कुल, और तुम्हारे माइंड में फिट हो जाएगा। मैं स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगी, मैं साइड हो रही हूँ, अभी भी ले सकते हो तुम स्क्रीनशॉट डालूंगी आगे इनका। अगर तुमने इतना भी कर लिया ना गाइस, कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे नंबर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पीस एंड कोऑपरेशन। अब हमने इनकी लड़ाई धड़ाई मारकाट पढ़ लिया, क्या क्या ये लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। नाउ वी विल स्टडी द एरिया ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि कई चीजें हैं, इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि आपस में आराम से मिल बैठ के बात कर सके। उसका मेजर स्टेप क्या है हमारा, सार्स, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड ये एस्टैब्लिश तो हुई बट इट इज नॉट सक्सेसफुल, एक फेलियर रहा है, क्योंकि ये जो नेशंस है सार्स की मीटिंग में कुछ भी सॉल्व आउट नहीं हो पाता है, इट इज अ फेलियर, अभी तक इट इज अ फेलियर। इन्होंने सार्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी हमारी, साफ्ता। नाउ व्हाट इज साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, फ्री जोन्स बन जाते हैं, फ्री ट्रेड जोन्स बन जाते हैं इन द होल साउथ एशिया, यानी कि पाकिस्तान, इंडिया और म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका, ये जितनी भी साउथ एशिया की जो 7 कंट्रीज हमने पढ़ी है, ये एक दूसरे से फ्री ट्रेड कर पाए विदाउट एनी मच रिस्ट्रिक्शंस, ये लोग ट्रेड कर पाए। तो इन्होंने ये साइन करा था इन 2004 एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 1 जनवरी 2006। डेट आपको याद रखनी है कि साइन तो 2004 में हुआ था, इफेक्ट में आया 1 जनवरी 2006 में। अब इसका एम क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में साइन क्या करा इन्होंने कि एम ये है कि जो तारीफ है, देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उस पर तारीफ लगती है, यानी कि टैक्स लगता है। तो कहा कि जो तारीफ है उसको 20% कम कर दिया जाएगा इन 2007। ये एक इसका एम था एंड यही एम था कि जो फ्री ट्रेड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए इन द साउथ एशियन रीजन, जिससे कि साउथ एशिया डेवलप हो सके। और जितने भी नेबर है वो क्या कहते हैं, साउथ ये जो साफ्ता है, जो बाकी नेबर्स है इसके खिलाफ है, कुछ नेबर्स मतलब अंदर से वो नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते, ये सोचते हैं कि अगर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया इंडिया के साथ में, तो इंडिया जो उनकी लोकल मार्केट है उस पर आके कब्जा कर लेगी, इंडिया अपने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स ला के वहाँ पे बेचेगी और जिनकी लोकल इंडस्ट्रीज है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो उन्हें लग रहा है कि अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज एन इंडियन इन्वेजन। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे आई थी ना, दे आर थिंकिंग दैट कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर देंगे तो इट वुड बी एन इंडियन इन्वेजन। बट इससे हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को पता है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं तो इट विल बी अ वेरी रियल इकोनॉमिक बेनिफिट, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। और अगर ये साफ्ता भी इतना इनएक्टिव है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज हम ऑलरेडी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, यानी कि इधर से उधर सामान जाएगा, उधर से इधर सामान जाएगा विद नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। तो साथ में से 3 कंट्रीज के साथ तो हमने, नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ तो हमने साइन कर ही लिया है अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बचे हमारे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ओनली। तो विद दिस हमारा इतना टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे का पढ़ाती हूँ आपको साफ्ता और डिटेल में। तो गाइज आई एम टीचिंग यू अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। आई नो थोड़े थोड़े इसमें टॉपिक्स ऐड ऑन होते रहते हैं, देखो, बट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ठीक है। तो तुम अगर इतना भी लिख रहे हो ना जितना आपकी बुक में मेंशन है, यू विल गेट द मार्क्स, ओके। और जो मैं क्वेश्चन आंसर्स वीडियो बनाती हूँ उसमें मैं कंक्लूजन में जो एडेड चीज़ें होती हैं वो बता देती हूँ कि तुम अगर एक लाइन में लिख दोगे इन दिस एरा ये चीज़ें ऐड हो गई हैं इसके अंदर, तो यू विल गेट द मार्क्स। पर ऐसा नहीं है कि अगर तुमने एनसीईआरटी का
सार्स के अंदर और बाकी जैसे ये इंडिया और इसके रिलेशन है उतना मेंशन कर दिया तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, नहीं, यू विल गेट द फुल मार्क्स। क्यों? बिकॉज जो तुम्हारे पास बुक है उसमें ये मेंशन हैगा, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है दैट आई विल श्योरली गिव यू, बट अभी वी विल डू अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। इज द लास्ट पैरा ऑफ आवर चैप्टर। तो हमने सार्स पढ़ लिया, बाकी सब पढ़ लिया, पढ़ेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है इतने सालों से चलता आ रहा है तो इसका क्या हुआ है। तो देखो बहुत ज़्यादा हमारी कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है बट बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट भी हो रहे हैं टू कोऑपरेट एंड पीस। पाकिस्तान में हम लोग अटेम्प्ट करते हैं कि हमारे में पीस बिल्डअप हो जाए। सोशल पर्सनालिटीज हो गई, एक्टिविस्ट हो गए, लीडर्स हो गए, वो कोशिश करते हैं कि जो इंडिया एंड पाकिस्तान है वो फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखे एंड दे शुड कोऑपरेट। ओके, और हमारे जो लीडर्स हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हम लोग मिलते हैं ऑन समिट्स। समिट्स क्या होती है? जब कोई एक असेंबली टाइप होती है जहाँ पे सारे देश आते हैं तो समिट में मिलते हैं और इश्यूज को सॉल्व करते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी कि हमारी कंट्री के बीच में जितने भी इश्यूज है उनके बारे में बातचीत होती है। आपने देखा है कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ विजिट करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? फॉर किसी भी कंट्री में विजिट करते हैं फॉर द इश्यूज, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई डेवलपमेंट प्रोग्रेस है, वो डिस्कस करने के लिए। अब बुक में बता रखा है कि एक टाइम ऐसा था जब इंडिया एंड पाकिस्तान को जो रिलेशंस था दैट वर स्मूथ और अच्छे होने लगे थे। 2 बस रूट्स ओपन हुए थे कंट्रीज के बीच में, एक बस रूट ओपन हुआ था हमारी कंट्रीज के बीच में, इंडिया पाकिस्तान में। कौन सा बस रूट वो ऑन हुआ था हमारा? और आप लोग मुझे बताओगे कहाँ से कहाँ तक की बस चली थी। अब सेकेंड हुआ आपका ट्रेड बिटवीन द 2 पार्ट्स ऑफ पंजाब। जो पंजाब है, इंडिया में भी एक पंजाब है, पाकिस्तान में भी है, तो दोनों के बीच में ट्रेड बहुत अच्छा हो रहेगा। बस रूट किसने चलाया था ये भी हमने पढ़ा है, किसने इनॉग्रेशन करा था उसका, दैट यू विल टेल मी। एंड वीज़ाज बहुत इजीली अवेलेबल होने लग गए हैं अब, मतलब उस समय के जब ये आपका जिस टाइम ये बता रहे हैं कि वीज़ा मिलना आसान हो गया है, बस रूट ओपन हो गया जिससे कि जो एक दो कंट्री की जो राइवलरी है वो थोड़ी कम हो सके एंड पीपल एसोसिएट करने लगे हैं, धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो विद दिस हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमने पढ़ लिया, खाली लड़ते ही नहीं रहते, पाकिस्तान से भी किसी किसी बातों पे वी आर ट्राइंग टू कोऑपरेट। ठीक है, अब आ जाओ चाइना एंड यूएसए। देखो कोई भी जो रीजन है वो आइसोलेटेड नहीं रह सकता। ये चाइना, यूएसए और भी कितनी बड़ी बड़ी पावर्स हो गई आज के टाइम पे, रशिया भी, वो हमेशा जो ये दूसरे रीजन्स है जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और जिनके बीच में आपस में जिनकी खराबी चल रही है, जिनके आपस में लड़ाई हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहां पे सबकी नजर रहती है कि जैसे मैंने अभी तुम्हें बता दिया था। ठीक है, तो दे आर अ की प्लेयर इन द साउथ एशिया। दोनों चाइना एंड यूएसए, अगर पाकिस्तान और हमारी लड़ाई हो तो भी चाइना बीच में आ जाता है, यूएसए भी आ जाता है, कभी भले के लिए आते हैं कभी गलत के लिए आते हैं। ठीक है, तो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गई है साउथ एशिया के अंदर आफ्टर द कोल्ड वॉर के बाद बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो भी अमेरिका ने हमारे को हेल्प करी थी। एक टाइम ऐसा था जब अमेरिका ने हमारी हेल्प करनी बंद कर दी थी, हमारे से एसोसिएट करना बंद कर दिया था, बट फिर इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा बढ़ गया। और जब भी कोई इंडियन और पाक का इशू होता है, इंडिया पाकिस्तान का इशू होता है, तो उसमें पाकिस्तान ये जो अमेरिका है वो मॉडरेट कराने की कोशिश करता है। एट टाइम्स अमेरिका टेक साइड्स ऑफ पाकिस्तान, बट नाउ द सिनेरियो इज चेंजिंग। और जितना भी ये लार्ज साउथ एशियन डायस्पोरा है इन यूएसए, लार्ज साउथ एशियन डायस्पोरा मतलब कोई बता सकता है? इसका मतलब ये होता है, देखो कि साउथ एशिया के लोग, इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, भूटान के, बांग्लादेश के, हमारे यहाँ के जो लोग हैं ये अमेरिका में जाके रहते हैं, काम करते हैं, अमेरिका के अंदर रह रहे होते हैं। तो लार्ज डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर ऑफ साउथ एशियन ओरिजिन। साउथ एशिया के काफी लोग अमेरिका में रह रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका हमारे से कनेक्टेड रहता है। सेकेंडली हमारी मार्केट, ये जो इतना एरिया साउथ एशिया का, तो इंडिया हो गए, पाकिस्तान हो गई, बांग्लादेश हो गई, इतनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन है तो मार्केट है, मार्केट है तो गुड्स आएंगे, अमेरिका की गुड्स बिकेंगे, हथियार है। अगर मिलिट्री डिफेंस की बात करो तो अमेरिका के लिए काफी अच्छा खासा मार्केट है इन साउथ एशियन रीजन। इसलिए ये जो आउटसाइड पावर है ये हमेशा ऐसे रीजन पे अपनी नजर लगा के बैठी होती है। तो अब लास्ट इज एंडेड विद अ क्वेश्चन। ये चैप्टर जो है क्वेश्चन के साथ एंड हुआ है कि इसका जो फ्यूचर क्या होगा, यानी कि ये जो हमारा एरिया है अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स को बुला दे तो इट विल बी वेरी डेवलप्ड। जैसे कि एशियान है, वो लोग कितना, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बट दे आर ऑल्सो डेवलपिंग। तो इसी तरीके से अगर ये एरिया अपना कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन में रहना है इसे, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए मुद्दे और कलेश से भरे हुए रहना है इसको, या फिर इसको एक रीजनल ब्लॉक बनना है विद कॉमन एट्रीब्यूट्स, वो हमारी अपनी मर्जी। यानी कि अगर ये सारे देश मिलके अपनी सारी दुश्मनी भुला दे, सब कुछ ठीक हो जाए, तो इट विल बी अ वेरी पावरफुल रीजनल ब्लॉक, यानी कि हम एक बहुत अच्छी खासी न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह इमर्ज
हो जाएंगे। तो लास्ट एंडेड जो है चैप्टर का वो एक क्वेश्चन के साथ एंड हुआ है कि फ्यूचर डिपेंड्स ऑन पीपल एंड ऑन गवर्नमेंट। लोगों को भी कोऑपरेट करना आना चाहिए, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए, और कोई मैलिशियस एक्टिविटी यानी कि दोनों ही देशों को, तीनों ही देशों को, चारों पांचों सातों देशों को आपस में कुछ एक्टिविटीज ऐसी नहीं करनी चाहिए कि वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तभी ये जो रीजन है ये डेवलप होगा। नाउ इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सार्स कि ये टॉपिक भी वी हैव सीन जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में है, तो उसके लिए देयर विल बी अ वीडियो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में या आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। मैं सार्स की एक फुल कंप्लीट वीडियो बना दूंगी, सो यू कैन स्टडी सार्स इन डिटेल कि उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या थे, तो वो इनएक्टिव था, व्हाट्स इज इट कंडीशंस, तो वो सब आई विल मेक अ न्यू वीडियो सो यू कैन वॉच इट इफ यू वांट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दोनों पार्ट डल गए हैं। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1 के अंदर पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स डायरेक्ट दे रखे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, नोट्स भी है, क्वेश्चन आंसर्स भी है, और जो इस चैप्टर का टेस्ट है वो भी तुम्हें मिल जाएगा, सो यू कैन टेक इट। एंड जो कम्युनिटी टैब होता है यूट्यूब का, उस पर भी इस चैप्टर का टेस्ट डला हुआ है, वहां से आप ले सकते हो। तो विद दिस चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, इंग्लिश, साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, प्लेलिस्ट से जाके आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। 11th में हो, 12th में हो, और अगर कोई भी नोट्स चाहिए 11th में हो, 12th में हो, तो इंस्टाग्राम ID C_Sahani से जाके तुम ले सकते हो। जस्ट फॉलो मी एंड टेक द नोट्स। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर मन है तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, बिकॉज आई विल अपलोड वीडियो एवरी डे, तो तुम्हें दिख जाए कि वीडियो अपलोड हो गई है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता, वो मुझसे पूछते हैं मैम वो चैप्टर का, और मैं वो चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी होती हूँ। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा वाला? जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका। सो बाय बाय एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।